वीडियो शिक्षण के इस श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज की इस कड़ी में हम जिस विषय बिंदु पर बात करने वाले हैं वह है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन का गठन 1964-66 माना जाता है, यानी 64 को ही हम लें तो 1964 से पूर्व भारत में यानी आज़ाद भारत में जिन शिक्षा समितियों का गठन हुआ था वो किसी एक पक्ष के लिए गठित किए गए, यानी उस समिति में किसी एक महत्वपूर्ण पक्ष पर संपूर्ण विचार प्रस्तुत किया गया। परंतु आज़ाद भारत के शिक्षा समिति में कोठारी आयोग ने संपूर्ण शिक्षा के संपूर्ण पक्षों पर अपना विस्तृत विचार प्रस्तुत किया। तो आइए हम एक एक करके महत्वपूर्ण पक्षों पर विचार करेंगे और देखेंगे कि भारतीय शिक्षा का समग्र विश्लेषण कोठारी आयोग कैसे करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम देखते हैं कि भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राधाकृष्णन कमीशन का गठन करता है और माध्यमिक शिक्षा पर विचार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन नियुक्त किया। हम देखते हैं कि इन दोनों आयोगों ने बहुमूल्य सुझाव दिए और इन सुझावों के आधार पर उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत सुधार हुआ। फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के 17 वर्षों के बाद भी शिक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त नहीं हुई जिसको सरकार ने तय की थी। शिक्षा के अनेक ऐसे क्षेत्र थे जिन पर अभी तक गंभीरता पूर्वक विचार ही नहीं किया गया था। अभी तक देश में कोई ऐसा आयोग या समिति नहीं बनी थी जिसने शिक्षा के समस्त क्षेत्रों के सभी पक्षों पर विचार विश्लेषण किया। अतः एक ऐसे शिक्षा आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता अनुभव की गई जो भारतीय शिक्षा के सभी पक्षों पर गहराई से विचार करके उनके विषयों या फिर उनके विकास के लिए सुझाव दे सके। इसी आधार पर भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 1964 को शिक्षा के सभी स्तरों के सभी पक्षों के विकास के लिए शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति एवं सामान्य सिद्धांतों और नीतियों के संबंध में परामर्श देने के लिए शिक्षा आयोग के नाम से एक नया आयोग नियुक्त किया गया। यानी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा सभी स्तरों के सभी पक्षों पर विस्तृत विचार के साथ कोठारी आयोग का गठन किया गया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने इस शिक्षा आयोग का कमान संभाला। यानी डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग के जो सदस्य थे वे कई भारतीय थे, कई विदेशी शिक्षा शास्त्री थे। तो हम एक बार बारी बारी से इन सदस्यों को नामों को सुनेंगे, देखेंगे। सर्वश्री H.L. एल्विन, प्रोफेसर सदानोसी,
इहारा, प्रोफेसर रॉजर रेवल, प्रोफेसर S.A. सुमेवस्की, A.R. दाऊद, P.N. कृपाल, प्रोफेसर त्रिगुण सेन, श्री M. जॉ तोमा, Q.S. पानीदान, J.P. नायक और J.F. मैकडूगल। तो ये सभी कोठारी आयोग के सदस्य थे। अब हम देखेंगे कि आयोग का गठन तो हुआ, पर आयोग ने अपने जांच के लिए किन किन क्षेत्रों का चयन किया। तो आयोग की नियुक्ति और उसका जांच क्षेत्र यानी एम्स एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन देखेंगे हम। तो आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली में ऐसे सुधारों के लिए सुझाव देना था जिससे शिक्षा प्रणाली देश की बदली हुई परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी सिद्ध हो सके। सरकार के अनुसार आयोग के गठन का उद्देश्य यानी आयोग के नियुक्ति का उद्देश्य था शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और शिक्षा के समस्त स्तरों तथा समस्त पक्षों के माध्यम से सामान्य सिद्धांतों एवं नीतियों के विषय में सुझाव देना। आयोग ने स्वयं अपनी नियुक्ति का उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया है और कहा कि यह आयोग सरकार की शिक्षा संबंधी नीतियों, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमानों एवं शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर विचार करने और अपनी सलाह देने के लिए गठित किया गया है। तो शिक्षा संबंधी नीतियों और शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमानों एवं शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर सलाह देने के लिए तो इस आयोग का गठन किया गया। तो आइए इन महत्वपूर्ण पक्षों पर आयोग की सिफारिशें और सुझाव क्या थे। तो रिकमेंडेशंस ऑफ सजेशन ऑफ द कमीशन। तो सबसे पहले जो उसने तय किया वह था शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्य, मतलब भारत में जो शिक्षा पद्धति कायम की जाए, जो शिक्षा पद्धति लागू की जाए, उसका उद्देश्य क्या होगा, यानी इस शिक्षा को विद्यार्थी जो है वो ग्रहण करके किस प्रकार की भावी पीढ़ी का निर्माण कर पाएंगे, फिर उनका क्या उपयोग हो सकता है। आयोग ने अनुभव किया कि शिक्षा को लोगों के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से संबंधित किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास करके राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। और इसकी पूर्ति के लिए यानी जीवन की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से संबंधित करने के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास करने के लिए जब तक शिक्षा के उद्देश्यों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लक्ष्यों को तय नहीं किया जाएगा, तब तक राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इन सब की पूर्ति के लिए आयोग ने पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव दिया। ये पंचसूत्री कार्यक्रम क्या थे, तो शिक्षा का उत्पादिता से संबंध हो, यानी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उत्पादन यानी मानवीय संसाधन का विकास हो, शिक्षा कार्यक्रमों से सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति हो, शिक्षा से प्रजातंत्र की जड़ें सुदृढ़ हो, शिक्षा से सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों और मान्यताओं का विकास हो, शिक्षा से जिज्ञासा, विचारधारा व
निर्माणात्मक मान्यताओं द्वारा समाज का आधुनिकीकरण। यानी इन पंचसूत्री कार्यक्रमों के द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्यों को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करने के लिए तय किया गया। आयोग ने राष्ट्रीय उद्देश्यों को निर्दिष्ट करते हुए उत्पादकता की ओर आगे बढ़ता है। यानी शिक्षा का जो संबंध है वह राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ कैसा होना चाहिए, और इसी क्रम में उत्पादकता पर बात करते हुए आयोग ने सुझाव दिया कि विज्ञान की शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यक्रमों का एक अंग बनाया जाए और अंततः विश्वविद्यालय स्तर पर भी इसे सभी पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। यानी पंचसूत्री कार्यक्रम राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आयोग निर्दिष्ट करता है। उसमें पंचसूत्री कार्यक्रम में उसका पहला जो बिंदु था वह उत्पादकता से संबंधित था। तो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आयोग सबसे पहले विज्ञान की शिक्षा पर बल देता है और इसकी महत्ता को बताते हुए कहता है कि विज्ञान की शिक्षा को विद्यालयों में शामिल किया जाए, विद्यालयों के सिलेबस में डाला जाए और विद्यालयों से होते हुए भी विश्वविद्यालय स्तर तक भी इससे सभी पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। यानी इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी। अगर उत्पादकता को बढ़ाना है तो विज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण है, ऐसा आयोग ने कहा। कार्य अनुभव को शिक्षा के सभी स्तरों पर एक अनिवार्य प्रशिक्षण के रूप में सम्मिलित किया जाए। यानी वर्क एक्सपीरियंस को आयोग ने अति महत्वपूर्ण बताया। माध्यमिक शिक्षा को अधिकाधिक व्यावसायिक बनाया जाए और विद्यालय शिक्षा में कृषि एवं तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाए। यानी शिक्षा जो है उसको व्यावसायिक बनाने के लिए उसने माध्यमिक स्तर से ही सुझाव प्रस्तावित किया है कि अगर उनको शिक्षा को व्यावसायिक बनाना है तो माध्यमिक स्तर से ही लागू किया जाए और इस हेतु शिक्षा में कृषि तथा तकनीकी शिक्षा पर अधिक बल दिया जाए। आयोग ने कहा कि प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा उद्योगीकरण के क्षेत्र में कार्य अनुभव को विशेष स्थान दिया जाए और कृषि तथा अन्य उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए विज्ञान का प्रयोग किया जाए। अब बात आती है राष्ट्रीय एकता की। तो सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के बारे में आयोग कहता है कि सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए सामान्य स्कूलों की स्थापना एक राष्ट्रीय लक्ष्य मानकर किया जाए। ये स्कूल जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, रंग, आर्थिक या सामाजिक स्थिति के भेदभाव के बिना सबके लिए खुले हों। इन स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो और इनका शैक्षिक स्तर जो है वह काफी ऊंचा। सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाए और सभी विद्यार्थियों के लिए इसे अनिवार्य किया जाए। उपयुक्त भाषा नीति का निर्माण किया जाए। मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बताया जाए, लेकिन
अखिल भारतीय शिक्षा संस्थाओं में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम रखा जाए। अंग्रेजी के अतिरिक्त कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन में भी प्रोत्साहन दिया जाए। रूसी भाषा के अध्ययन अध्यापन पर विशेष बल दिया जाए। हिंदी को जनता की आम भाषा के रूप में माना जाए और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रसार के लिए सभी संभव कार्य किए जाएं। राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करने के लिए सांस्कृतिक विरासत का मूल्यांकन किया जाए और शिक्षण की व्यवस्था की जाए। पंचसूत्री कार्यक्रमों में तीसरा कार्यक्रम था शिक्षा और प्रजातंत्र की सुदृढ़ता। तो प्रजातंत्र की सुदृढ़ता के लिए आयोग ने कई सारे महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। उसमें कहा कि 14 वर्ष तक की अवस्था के सभी बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जाए और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों की व्यवस्था केवल निरक्षरता के उन्मूलन के लिए ही न की जाए, नागरिकों में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का विकास करने तथा उनके सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी किया जाए। सभी स्तरों पर कुशल नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाए। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जनगण में विश्वास, सेवा, सहनशीलता, आत्मानुशासन, आत्मविश्वास आदि गुणों का विकास किया जा सके। सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मान्यताओं का विकास, ये अगला कार्यक्रम है, यानी चौथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आयोग द्वारा शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो 5 सूत्री कार्यक्रम जारी किए थे, उसमें ये चौथा कार्यक्रम है। तो इसके लिए आयोग ने कई सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सुझाव देते हुए आयोग ने कहा कि सभी प्रकार के विद्यालयों में सामाजिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं का प्रसार विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तथा धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा समिति के सुझावों के आधार पर किया जाए। विद्यालयों की समय सारणी में नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के लिए कुछ समय अलग से निर्धारित किया जाए, ऐसा आयोग ने कहा। विश्वविद्यालयों में तुलनात्मक धर्म अध्ययन के विभागों को इस योजना को कार्यान्वित करने की विधियों और उपायों पर चिंतन करना चाहिए और इससे संबंधित आवश्यक साहित्य तैयार करना चाहिए। अब 5वां एवं अंतिम कार्यक्रम है पंचसूत्री कार्यक्रमों में, वह है शिक्षा का आधुनिकीकरण। इस हेतु आयोग कहता है कि वर्तमान काल में ज्ञान का प्रसार तथा आदान प्रदान अत्यधिक हुआ है, जिससे समाज में द्रुत गति से परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा को समाज की इस परिवर्तनशीलता के साथ चलना चाहिए। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा आधुनिकीकरण के साथ परिवर्तित और विकसित हो और इसके द्वारा उचित दृष्टिकोण और मान्यताओं का विकास किया जा सके। ये आधुनिकीकरण क्या है? व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का दृष्टिकोण है, यानी
शिक्षा जो प्राचीन ढर्रे पर चल रही थी उसका आधुनिकीकरण किया गया। शिक्षा की संरचना और स्तर, एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड, ये दूसरा पॉइंट है जिस पर आयोग अपना सुझाव प्रस्तुत कर रहा है। तो आयोग ने शिक्षा की संरचना और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो आइए बारी बारी से हम उन सुझावों को देखेंगे। शिक्षा की नवीन संरचना के बारे में आयोग ने सुझाव प्रस्तावित करते हुए कहा कि 1 से 13 वर्ष की पूर्व विद्यालयी अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। 7 से 8 वर्षों की प्राथमिक शिक्षा जो 2 भागों में विभाजित होगी। 4 से 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा और 2 से 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा। 2 से 3 वर्ष की जो शिक्षा होगी वह माध्यमिक शिक्षा होगी। ये जो सारी बातें हैं वो शिक्षा की नवीन संरचना के बारे में आयोग कह रहा है। उच्च माध्यमिक स्तर पर 2 वर्ष की सामान्य शिक्षा और 2 या 3 वर्ष की औद्योगिक शिक्षा। उच्च शिक्षा में 3 वर्ष का स्नातकीय पाठ्यक्रम तथा इसके बाद विभिन्न अवधि वाले स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रम होने चाहिए। पहली कक्षा में प्रवेश की आयु सामान्यतः 6 वर्ष की शिक्षा की समाप्ति पर की जाए। पहली सार्वजनिक बाह्य परीक्षा प्रथम 10 वर्ष की शिक्षा की समाप्ति पर की जाए, यानी बोर्ड का आयोजन किया जाए। सामान्य शिक्षा में विशिष्टीकरण का कार्य 10 के बाद किया जाए और हाई स्कूल जिनमें शिक्षा की अवधि 10 वर्ष की हो, हायर सेकेंडरी स्कूल जिसमें शिक्षा की अवधि 11 या 12 वर्ष की हो। सभी हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में विकसित नहीं किया जाए, केवल उत्तम साधन संपन्न स्कूलों को ही हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाए। उच्च माध्यमिक कक्षाओं को राज्य शिक्षा विभाग चुने हुए विद्यालयों में एक इकाई के रूप में प्रारंभ करे तथा उनको पूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करे। 10 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक उन्नति की जाए जिससे इस स्तर पर होने वाले अपव्यय को कम किया जा सके। विद्यालय संकुलों का निर्माण यथाशीघ्र किया जाए। एक संकुल के अंतर्गत एक माध्यमिक विद्यालय और उसके आसपास के सब प्राथमिक विद्यालय रखे जाएं। ये आज भी हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में देखते हैं। प्रत्येक संकुल के सभी विद्यालयों के स्तरों का उन्नयन सामूहिक रूप से किया जाए। माध्यमिक शिक्षा परिषदों का पुनर्संगठन किया जाए और उनको उच्च माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा जाए। शिक्षा के सभी वर्गों में शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने के लिए प्रयास किए जाए। इस हेतु शिक्षा का गुणात्मक विकास किया जाए। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक ही संगठन का निर्माण किया जाए जो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय स्तर निर्धारण कर सके तथा उसका मूल्यांकन व पुनर्निरीक्षण कर सके। शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई के दिनों की संख्या में वृद्धि की जाए और पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, वर्कशॉप आदि का
अधिकतम उपयोग किया जाए। तो ये था आयोग का शिक्षा की संरचना और शिक्षा का स्तर और पूरी शिक्षा प्रक्रिया की जो धुरी है वो शिक्षक है। तो आयोग शिक्षकों की स्थिति पर अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि शिक्षक के आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक स्तर को समुन्नत करने के लिए तथा भविष्य में आने वाले प्रतिभा संपन्न युवकों को इस व्यवसाय की ओर प्रेरित करने के लिए प्रेरणादायक और सतत प्रयत्न किए जाने चाहिए। शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक उन्नति के लिए आयोग ने कई महत्वपूर्ण सुझाव बताए। तो आइए, आयोग ने विभिन्न स्तरों के शिक्षकों के लिए विभिन्न वेतन क्रमों की सिफारिश की। जीवन यापन के लिए अर्थ काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब शिक्षक आर्थिक रूप से सुसंपन्न नहीं होंगे तो वह अपने कार्य क्षेत्र में एक निष्ठा से काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट पिलर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए उनका जो ऊर्जा है, उनका जो ध्यान है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाता रहेगा, जिससे शिक्षा जो है, शिक्षा और शिक्षण दोनों प्रभावित होते रहेगा। तो शिक्षकों की स्थिति पर ध्यान रखते हुए कोठारी कमीशन कहता है कि शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाए और उनके वेतन क्रमों व महंगाई भत्ते का प्रत्येक 5 वर्ष बाद पुनर्निरीक्षण किया जाए। फिर कहता है कि सामान्य योग्यता वाले एवं सामान्य कार्य करने वाले विद्यालय शिक्षकों को समान वेतन दिया जाए, चाहे वे राजकीय विद्यालयों में कार्य कर रहे हों या फिर अनुदान प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में। विश्वविद्यालय स्तर पर इन वेतन क्रमों को लागू करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा संपूर्ण व्यय का 80% और राज्य सरकारों द्वारा 20% वहन किया जाए। कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए शिक्षकों को आवश्यक सूचनाएं प्रदान की जाएं और उनकी योग्यता बढ़ाने के लिए उन्हें अधिकाधिक अवसर दिए जाएं। शिक्षकों के कार्य के घंटों की गणना में कक्षा को ही नहीं अपितु उन सभी बाह्य कार्यों को सम्मिलित किया जाए जिन्हें शिक्षकों को करना पड़ता है। इसी क्रम में आयोग शिक्षकों को पदोन्नति के अवसर का विकास करने की बात करता है, जिससे योग्य व्यक्तियों को इस ओर आकर्षित किया जा सके और शिक्षण के व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय में जाने से उन्हें रोका जा सके। सभी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए त्रिसूत्रीय लाभ योजना, प्रोविडेंट फंड, पेंशन और जीवन बीमा को लागू किया जाए। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष हो, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे 65 वर्ष तक बढ़ाया जाए। सरकारी और गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं में
शिक्षकों की सेवा शर्तें समान बताई जाए। शिक्षकों के लिए सरकारी गृह निर्माण योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाए और उनके मकान निर्माण के लिए उदार शर्तों पर कर्ज की व्यवस्था की जाए। भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए शिक्षकों को 5 वर्ष में कम से कम एक बार रियायती रेलवे पास दिया जाए। शिक्षकों को सभी प्रकार के नागरिक अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी जाए। महिला शिक्षकों को शिक्षा के सभी स्तरों पर और सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जाए। इनके लिए बड़ी संख्या में अंशकालिक सेवाओं की व्यवस्था की जाए। ग्रामीण अंचल में कार्य करने वाली महिला शिक्षकों को विशेष भत्ता दिया जाए। आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले शिक्षकों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए, उनको विशेष भत्ते दिए जाएं, उनके आवास की व्यवस्था की जाए और उनके बच्चों को पढ़ाने की सुविधाएं दी जाए। शिक्षकों को प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या बढ़ाई जाए तथा पुरस्कारों के लिए शिक्षकों का चयन करने वाली समिति को सशक्त बनाया जाए। व्यक्तिगत ट्यूशन प्रथा को प्रतिबंधित किया जाए। शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक योग्यता बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जाएं। ये तमाम बातें थी शिक्षकों की स्थिति के संबंध में। टीचर्स स्टेटस था ये। अब आइए हम देखते हैं टीचर्स एजुकेशन के बारे में। तो कोठारी आयोग शिक्षकों की शिक्षा के संबंध में कौन कौन सी बातों पर सुझाव देता है। तो आयोग के अनुसार शिक्षण में क्रांति लाने और शिक्षण स्तर को ऊंचा करने के लिए शिक्षकों की शिक्षा को प्रभावी बनाना अत्यंत आवश्यक है। आयोग के शब्दों में शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए शिक्षकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है। आयोग ने कहा कि शिक्षकों की शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए इसके अंदर विद्यमान अलगाव की प्रवृत्ति को दूर किया जाए और इसे विश्वविद्यालयी शैक्षिक जीवन तथा स्कूल के जीवन के साथ संबंधित किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों के उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों के स्नातक शिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष की होनी चाहिए, पर कुछ समय के बाद 2 वर्ष कर दी जानी चाहिए। शिक्षा में स्नातकोत्तर एमएड का प्रशिक्षण काल 1.5 वर्ष का होना चाहिए। एक वर्ष में कार्यकाल जो भी है शिक्षकों के, वह उनके दिवसों की संख्या 200 होनी चाहिए। विद्यालयों के सहयोग से विश्वविद्यालयों के सहयोग से शिक्षक शिक्षा का विषय अनुस्थापन अथवा अंतर्वस्तु पर आधारित पाठ्यक्रम का संगठन समुचित ढंग से किया जाए। शिक्षक प्रणाली में इस प्रकार सुधार किया जाए कि व्यक्तिगत संबंध, अनुभव, स्वाध्याय,
विचार विमर्श, ग्रंथालय में कार्य आदि को अधिक महत्व दिया जा सके। मूल्यांकन विधि में सुधार किया जाए, आंतरिक परीक्षण पर अधिक बल दिया जाए और इसे व्यवस्थित लेखों के आधार पर किया जाए। शिक्षण अभ्यास के कार्यक्रम को विस्तृत बनाया जाए, उनको इंटर्नशिप का रूप दिया जाए। शिक्षक शिक्षा के विशिष्ट पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों का निर्माण किया जाए। शिक्षण व्यवसाय के कार्यक्रम को विस्तृत बनाया जाए। शिक्षण व्यवसाय में योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए एमए शिक्षा, एमएड तथा पीएचडी की संख्या में वृद्धि करने के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापक वर्ग के लिए शैक्षणिक योग्यता एमए, एमएड होनी चाहिए। प्राथमिक एवं माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। प्रत्येक शिक्षण संस्था के साथ एक प्रदर्शन स्कूल होना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में छात्रावास की सुविधाएं बढ़ाई जाएं और पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, वर्कशॉप व प्रदर्शन कक्षों की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में शिक्षकों की मांग के आधार पर प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रसार की योजना तैयार करे। अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के प्रयास आरंभ किए जाएं। अंशकालिक तथा पत्राचार पाठ्यक्रम की सुविधाओं का विस्तार किया जाए। विश्वविद्यालयों द्वारा विधिवत तथा संगठित पद्धति से अंतर सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएं। इन कार्यक्रमों की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि प्रत्येक 5 वर्ष की सेवा के बाद 3-3 सप्ताह की अंतर सेवा प्रशिक्षण प्रत्येक शिक्षक प्राप्त कर सके। ग्रीष्मकालीन शिविरों के कार्यक्रम को और अधिक विकसित किया जाए। अंतर सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ साथ विद्यालयों में भी प्रारंभ किए जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों की शिक्षा का स्तर कायम रखने का उत्तरदायित्व ग्रहण करे। राज्य शिक्षक शिक्षा परिषद को राज्य में शिक्षा का स्तर बनाए रखना चाहिए। आयोग ने जो अपने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, उसमें अब बारी है छात्रों की संख्या एवं मानव शक्ति, एनरोलमेंट एंड मैन पावर। शिक्षा तभी सुदृढ़ हो सकती है जब उसमें छात्रों की सहभागिता हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं, ये मायने रखता है। तो आयोग ने छात्र संख्या और मानव शक्ति के अंतर्गत मुख्य 2 बातों पर विचार किया। पहला, छात्र संख्या की राष्ट्रीय नीति और
माध्यमिक और उच्च शिक्षा की छात्र संबंधी नीति। प्रत्येक बालक बालिका को कम से कम 7 वर्ष तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना। दूसरा है निम्न माध्यमिक शिक्षा का अधिकतम प्रसार करना। उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था उन बालक बालिकाओं के लिए करना जो योग्य हैं और जो प्रशिक्षित मानव शक्ति के अभाव को पूरा करना चाहते हैं। उपयुक्त दोनों प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए निर्धन बालक बालिकाओं को पर्याप्त आर्थिक सहायता देना। व्यावसायिक, प्राविधिक और जीविका संबंधी शिक्षा के विस्तार पर बल देना। जनसाधारण की निरक्षरता का उन्मूलन करना। उच्च प्राथमिक शिक्षा में छात्र संख्या संबंधी नीति का निर्धारण 4 बातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए जनता की मांग, छात्रों की जन्मजात योग्यताओं का विकास, उत्तम शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की समाज की क्षमता व शक्ति की आवश्यकताएं, योजना आयोग को राज्य सरकारों की सहायता से विभिन्न क्षेत्रों में मानव शक्ति और उनके प्रसार की आवश्यकताओं का पता लगाकर शिक्षण संस्थाओं को उसी प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और अब आयोग द्वारा जो सुझाव दिया गया और सुझाव देने के लिए जिस बिंदु को तय किया, इसमें है कि विद्यालय शिक्षा का प्रसार यानी एक्सपेंशन ऑफ स्कूल एजुकेशन किस प्रकार का होना चाहिए, इस पर बात करते हैं हम। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रसार केंद्र स्थापित किए जाएं, जो अपने क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए उत्तरदायी हों। ये केंद्र पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण और इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अभिनव कार्यक्रमों का संचालन करें। व्यक्तिगत संस्थाओं को पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें राज्य सरकारों द्वारा उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता दी जाए। सन 1975-76 तक 5 वर्ष की प्रभावपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था देश के सभी बालक बालिकाओं के लिए की जाए। सन 1985-86 तक 7 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था देश के प्रत्येक बालक बालिका के लिए किया जाए। इस प्रकार सन 1986 तक 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। अब व्यय एवं अवरोधन को अधिक से अधिक कम करने के लिए प्रयास किए जाएं। ऐसे बालक जो किसी कारणवश प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे पढ़ने की स्थिति में न हो, उनको प्राथमिक स्तर पर ही किसी हस्त कार्य में निपुण किया जाए। माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य स्तर पर सर्वेक्षण किया जाए और योजना अनुसार जिला स्तर पर नए विद्यालयों की स्थापना की जाए। प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाए। माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर छात्रों को पूर्णकालिक और अल्पकालिक व्यावसायिक शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में समानता के अवसर स्थापित किए जाए
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बालकों की माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाए। बालिकाओं में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। अगला बिंदु है माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। तो इस संदर्भ में आयोग जो है वे अपने कौन सी महत्वपूर्ण विचार हम सबके समक्ष रखता है, हम देखेंगे। तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा का अधिक से अधिक व्यवसायीकरण किया जाए। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विशेष अनुदान दिए जाएं। उद्योगों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग की पूर्ति करने हेतु माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए। माध्यमिक स्तर पर टेक्निकल स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले अंतिम पाठ्यक्रमों में विस्तार किया जाए ताकि छात्रों को विभिन्न उद्योगों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। जो छात्र 7वीं या 8वीं कक्षा के बाद पारिवारिक व्यवसाय या छोटा मोटा निजी कारोबार करने के लिए पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों के लिए कृषि संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पॉलिटेक्निक विद्यालयों में विभिन्न विषयों के पूर्णकालीन पाठ्यक्रमों का विस्तार किया जाए। 6 माह से 3 वर्ष तक के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था कृषि, वाणिज्य, प्रशासन, लघु उद्योगों में आदि की जानी चाहिए। कृषि एवं इंजीनियरिंग के कार्यों में लगे हुए उन बालकों के लिए जो अपने ज्ञान का नवीनीकरण करना चाहते हैं, कृषि और इंजीनियरिंग के पॉलिटेक्निकों में लघु सघन पाठ्यक्रमों यानी शॉर्ट कॉन्डेंस कोर्स की व्यवस्था की जाए। आयोग द्वारा अनुशंसित अगला जो बिंदु है वह है समानता के अवसर, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी आयोग ने भारतीय समाज में जो असमानताएं व्यक्त थे उसको दूर करने और शिक्षा के सभी अवसरों की समानता सुलभ कराने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सुझाव देते हुए उसने कहा कि देश में ऐसी स्थिति लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए जिससे सभी की शिक्षा निःशुल्क हो। माध्यमिक सभी विद्यालयों में शिक्षण शुल्क प्राथमिक स्तर पर चतुर्थ योजना के अंतर्गत या चतुर्थ योजना के अंत तक और निम्न माध्यमिक स्तर पर 5वीं योजना के अंत तक समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यानी पंचवर्षीय योजनाएं जो चल रही थी उनमें सभी आवश्यकताओं के मानक लक्ष्य तय किए जाते थे, मानकों को पूरा करने का कोशिश किया जाता था, तो उसमें शिक्षा को निःशुल्क बनाने की बात कही जाती थी। तो आयोग ने कहा कि 4वीं 5वीं तक प्राथमिक स्तर तक का शिक्षा जो है 4था 5वां क्लास तक निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों और लेखन सामग्री को मुफ्त देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर इस योजना को माध्यमिक और उच्चतर विद्यालयों में भी लागू किया जाना चाहिए। माध्यमिक तथा उच्चतर विद्यालयों में पुस्तक बैंक स्थापित किए जाने चाहिए जहां से विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तकें मिल सकें। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुस्तकें खरीदने
के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए। भारत जैसे प्रजातंत्रीय और समाजवादी देशों में पब्लिक स्कूलों के लिए कोई औचित्य नहीं है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि कोठारी कमीशन पब्लिक स्कूलों का विरोधी था। अब अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है या बिंदु है आयोग द्वारा अनुशंसित, तो वह है त्रिभाषा सूत्र में संशोधन और भाषाओं का अध्ययन। तो त्रिभाषा सूत्र में संशोधन किया जाए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 भाषाओं को रखा जाए। ये 3 भाषाएं कौन कौन सी थीं? तो मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा और संघ की राजभाषा या सहराजभाषा, और एक जो है आधुनिक भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा, जो प्रादेशिक भाषा और राजभाषा के अंतर्गत न आती हो और शिक्षा का माध्यम न हो। निम्न प्राथमिक स्तर पर केवल एक भाषा, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा। उच्च प्राथमिक स्तर पर 2 भाषाएं, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा और संघ की राजभाषा अथवा संघ की राजभाषा या सहराजभाषा तथा एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन कराया जाए। उच्च माध्यमिक स्तर पर केवल 2 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य हो। अंग्रेजी का अध्ययन सामान्यतः कक्षा 5 से पूर्व न किया जाए। शास्त्रीय भाषाओं जैसे संस्कृत, अरबी या फारसी का अध्ययन ऐच्छिक आधार पर ही कक्षा 8 से प्रारंभ किया जाए। तो ये था त्रिभाषा सूत्र में संशोधन और भाषाओं का अध्ययन किस प्रकार का हो, तो इससे संबंधित आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव। आयोग द्वारा अनुशंसित जो अगला बिंदु है वह है स्कूल करिकुलम यानी विद्यालय पाठ्यक्रम। तो आयोग ने अनुभव किया कि ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र गति से होने वाले विकास और विज्ञान की मूलभूत धारणाओं के पुनर्निर्माण के कारण वर्तमान विद्यालयों में शिक्षा का पाठ्यक्रम अपर्याप्त है। अतः इसमें सुधार करने की महती आवश्यकता है। तो विद्यालय पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए आयोग ने कई महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया और बल देते हुए आयोग ने कहा कि निम्न प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम सरल होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की सूची आसान और कम बोझ वाली होनी चाहिए। इस स्तर पर भाषा, सामान्य गणित और वातावरण के अध्ययन के विषय पर ही बल दिया जाना चाहिए, यानी बोझिल नहीं होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम विस्तृत और गहराई वाला होना चाहिए। प्रथम 10 वर्षों तक विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित की शिक्षा सामान्य शिक्षा के अंतर्गत अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए। निम्न प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा विद्यार्थियों की आसपास के वातावरण से संबंधित होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर ज्ञान की प्राप्ति, तार्किक रूप से सोचने की योग्यता और निर्णय करने की क्षमता को महत्व दिया जाना चाहिए। निम्न माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा को मस्तिष्क के अनुशासन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान के अध्ययन में नवीन तथ्यों तथा प्रायोगिक विधि पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। सभी स्तरों पर
गणित की शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। गणित के नवीनतम नियमों एवं सिद्धांतों के अध्ययन तथा तर्क संगत विचारों की शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। आदर्श नागरिकता और भावात्मक एकता के विकास के लिए सामाजिक अध्ययन के प्रभावशाली कार्यक्रम को अपनाना चाहिए। पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय एकता और मानव जाति की एकता के विचार पर बल दिया जाना चाहिए। कार्य अनुभव निम्न प्राथमिक स्तर पर सरल हस्तकारी के रूप में और उच्च प्राथमिक स्तर पर दस्तकारी के रूप में होना चाहिए। निम्न माध्यमिक स्तर पर वर्कशॉप प्रशिक्षण के रूप में और माध्यमिक स्तर पर स्कूल वर्कशॉप कृषि वाणिज्य और औद्योगिक संस्थानों में कार्य के रूप में किया जाना चाहिए। शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों की शारीरिक स्वस्थता और दक्षता व चारित्रिक विकास के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर उसका पुनर्निरीक्षण और क्रियान्वयन करना चाहिए। समाज सेवा और सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इनको संगठन विभिन्न आयु वर्गों के विद्यार्थियों के अनुसार किया जाना चाहिए। नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा विद्यार्थियों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। विद्यालय की समय सारणी में इसके लिए एक सप्ताह में एक या दो कालांश निर्धारित किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार विद्यालयी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए आयोग ने बताया। तो आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में बाकी पक्षों पर हम नज़र रखेंगे और एक एक बिंदुओं पर इसी प्रकार सविस्तार चर्चा प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।